तनिष्क आया नहीं ना? पिछली बार मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब इसके आगे चल रहे हैं हम। मनी लेंडर, देखो क्रेडिट के सोर्स कौन से होते हैं एक आदमी के लिए, जहां से आदमी लोन ले सकता है गाँव के अंदर। पहला सोर्स है मनी लेंडर, ठीक है। मनी लेंडर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर, लैंडलॉर्ड और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। They are not controlled or supervised by any government agency. They charge very high rate of interest. They exploit the borrower. Some of them even cheat the borrower. 10,000 को 1 लाख बना देते हैं. Borrower will fall into debt trap. It is easy to get loan from them. उनसे लोन लेना बहुत आसान होता है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो इसको एक बार फटाफट से दोबारा रीड कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल बातें हैं, कुछ ऐसी हाई फाई बातें नहीं जो आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम टेल मी। ओके, जैसे रीड कर रहे हो मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दिव्यांशी रीड करना है ना सारे को? दिव्यांशी जाग रही है? Sir, yes. हाँ, रीड करना है ना? Money lenders, friends, relatives, traders, and landlords are the informal sources of credit. They are not controlled or supervised by any government agency. They charge very high rate of interest. They exploit the borrower. Some of them cheat the borrowers. The borrower will fall into debt trap. It is easy. It is easy to get loans from them. क्या मतलब है इस बात का, डेट ट्रैप का? सर मतलब वो एक इंसान से लोन लेंगे दूसरे इंसान का लोन देने के लिए और फिर वो ऐसे लोन में फंस जाएंगे। इसको रीड करो जरा। दिव्यांशी इसको रीड करो। Commercial banks provides loan for all agriculture purpose for short, medium and long term. Regional rural banks, they are opened up where there are no banking facility, aim to provide credit to small farmers, etc. Cooperative credit societies aim to ensure timely and rapid flow of credit to the farmer, lower rate of interest. Self-help groups, credit is given from money collected by each member, very low rate of interest. नकुल जरा एक बार रीड करिए उसको ढंग से। Institutional source of credit. First, commercial banks. They provide loan for all agricultural purposes for short, medium, and long term. Second, regional rural bank. They are opened up where there are no banking facilities. Second, aim to provide credit to small farmers, etc. Third, cooperative credit societies aim to ensure timely and rapid flow of credit to the farmers. Second, lower rate of interest. Fourth, SHG, self-help groups. Credit is given from money. Credit is given from money collected by each member. Second, very low rate of interest. ये क्या होता है? एसएचजी तो ने बोला था अभी। Small help, self-help groups. ये करते क्या है, कैसे होता है इसके अंदर, मैं समझ। सर ये बहुत सारे लोग मिलकर एक सोसाइटी बना देते हैं जिसके अंदर सब लाइक थोड़ा थोड़ा टाइम में पैसे डालते रहते हैं। उसके बाद जब जैसे किसी को नीड होता है तो वो उसको दे देता है पैसा, और उसके बाद उनको जब उसके बाद उसकी नीड पूरी हो जाती है उसके बाद पैसा वापस आ जाता है, वो वापस उस सोसाइटी में वापस दे देता है। नहीं, कुछ पॉइंट आपने गलत बताया। महक आप बताओ क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसकी वर्किंग का तरीका बताओ।
सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यही होते हैं, मतलब ये मनी सेव करते हैं, और इन ग्रुप्स के अंदर जो पीपल होते हैं वो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, और ये मनी सेव करते हैं, और जब किसी को मतलब मनी की जरूरत होती है तो ये उसको वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मनी देते हैं, और एक टाइम पीरियड देते हैं, उस टाइम पीरियड तक उसको मनी वापस करनी होती सुनो, मैं आपको बताता हूँ। मानो हम 20 जने हैं, 20, मानो हम 20 जने हैं, हम सब 1000 रुपए हर महीने डालते हैं। पहले महीने 20 जने 20 रुपए 1000 रुपए डालेंगे, बताओ टोटल कितना पैसा हो जाएगा? 20,000। एम आई राइट? मानो हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, हर बच्चा 1,000 रुपए डालता है हर महीने। कितने पैसे इकट्ठे हो गए हमारे पास? 20,000। अब मानो उसमें एक बंदा है नकुल, 20 बंदों में एक बंदा नकुल भी है, कहने मुझे पैसों की जरूरत है, हमने कहा तू दे जा। 20,000 रुपए हमने इसको दे दी। हो सकता है इस पे हम कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, 0.5% या कुछ भी, ठीक है। वैसे जनरली इंटरेस्ट की हम बात ही नहीं करते। अब अगले महीने 1000 बंदे दोबारा 20 बंदे 1000 रुपए देंगे, दोबारा कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 20,000। क्या इन 20 बंदों में नकुल नहीं है? बताओ भाई, है ना? तो उसने दोबारा 1000 रुपए दिए, पहले महीने में भी 1000 रुपए दिए। अब मानो में दूसरा बंदा है महक। महक कहने मुझे पैसों की जरूरत, में तू ले जा। ऐसे ही नेक्स्ट मंथ फिर सबने 20 के 20 बंदों ने 1000 रुपए दिए। फिर कितने रुपए आ गए? 20,000। फिर आगे दिव्यांशी, कहने मुझे पैसों की जरूरत है, हमने कहा ले जा। फिर अगले महीने फिर दोबारा 1000 रुपए डाले गए, फिर 20,000 रुपए आ गए। अब आ गया तनिष्क, कहने मुझे पैसों की जरूरत है, हमने कहा ले जा। बताओ हर कोई कितने पैसे दे रहा है हर महीने? 1000। 1000। ऐसे 20 महीने तक चलता रहेगा, और हर महीने कोई ना कोई 1000 रुपए सभी के सब दे रहे हैं। और एक दिन 20वें बंदे को भी पैसा मिल जाएगा, मानो उसका नाम अशोक है, उसको 20,000 रुपए मिल गए। ऐसे करते करते हर किसी को 20,000 रुपए मिल गए। तो थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ रहे थे, लेकिन पैसे उनको एडवांस मिल गए, एक तरीके जब कभी चाहिए थे। इस तरह उनका घर का खर्चा भी चल गया, बीज का खर्चा भी आ गया, थोड़े बहुत जैसे चाय वगैरह की चीज चाहिए थी वो भी आ गई। क्लियर होती बात? इस तरह के एक किसान का काम चल गया, अगले महीने दूसरे किसान का चल गया, उससे अगले महीने तीसरे का, उससे अगले महीने चौथे का। ऐसे सभी का थोड़ा थोड़ा काम चलता रहा, और सभी के पास पैसा चला गया। अब इसके बाद में किसी को कुछ भी वापस नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो उसने 20,000 रुपए दिए थे, 1000 रुपए पहले महीने दिए, 1000 रुपए दूसरे महीने, 1000 रुपए तीसरे महीने, 1000 रुपए चौथे महीने, ऐसे 20 महीने तक उसने 1000 करके 20,000 दे तो दिए। ठीक है, समझ आई बात? एक तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है? 1000 रुपए पर मंथ देने, 20,000 रुपए आ गए फर्स्ट मंथ के अंदर। लेकिन अगर मानो उसको पैसे चाहिए तो 20,000 नहीं मिलेंगे, उसको कहते हैं तेरे को 18,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि तू पूरे 20 महीने तक पैसा यूज करेगा। कहने ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अंडरस्टूड है कि आपको 20,000 रुपए इकट्ठे हुए, लेकिन मिले कितने? 18,000। तो 2,000 का क्या हुआ प्रॉफिट? ये 2,000 का प्रॉफिट 20 के 20 लोगों में बढ़ जाएगा। कितने कितने रुपए? 100 रुपए। यानी कि सबने दिए 1000 रुपए थे, लेकिन मिले नुकसान कितने का हुआ? सिर्फ 100 रुपए सबके अंदर बढ़ गए, 900 रुपए सबके पास से आ। यानी सबने दिए 900 रुपए, और एक बंदे को 18,000 रुपए मिले, तो 2,000 का नुकसान हुआ। लेकिन ये 2,000 रुपए उसका नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस पैसे को 20 महीने तक यूज करेगा। तो बताओ उसको 20 महीने का कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? सिर्फ 10%। नॉट बैड। 20 महीने का मतलब 18 महीने, 20 महीने तक एक आदमी पैसा यूज कर रहा है, और सिर्फ 2,000 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। क्या ये इंटरेस्ट महंगा है?
नो सर। अब अगले महीने क्या होगा? अगले महीने 1000 रुपए के हिसाब से सब 20,000 रुपए देंगे, लेकिन अब की बार जो बंदा पैसे देने आएगा उसको कहा जाएगा तेरे को 20,000 नहीं मिलेंगे, 18,200 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 18 महीने रह रहे हैं, 19 महीने रह रहे हैं। कहता ठीक है, 1800 का उसको क्या उठाना पड़ा? लॉस। ये 1800 का प्रॉफिट सब में बढ़ जाएगा 20 के 20 मेंबर में। कितने कितने रुपए बढ़ जाएगा? 90 रुपए में। तो सबको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 910। सबने दिए 1000 रुपए और 90 रुपए वापस मिल गए सबको। ठीक है, तो सबको कितने पैसे देने पड़े? 910, यानी सबको कुछ प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन इस बंदे को 1800 का क्या हुआ? लॉस, क्योंकि वो पैसे सबसे पहले दे रहा है। और इसके 20 बंदों से हमारे 18,200 ही आए थे, वो पूरे उसको मिल गए। क्लियर होती बात? यस अब सर। अगले महीने 1000 रुपए दोबारा आएंगे, सबसे मिलेंगे 20,000। लेकिन अगले बंदे को अब कहता है जी मुझे पैसे चाहिए। हमने कहा तेरे को 18,400 ही मिलेंगे बस, 1600 का क्या उठाना पड़ेगा? लॉस। कहना ठीक है। अब सबके अंदर 80-80 रुपए बढ़ गए, यानी कि अब सबके कितने रुपए गए? 1000 दिए थे, 80 रुपीज उनको प्रॉफिट हो गया, यानी 920 उनकी पॉकेट से गया। तो देखो टोटल 18,400 ही आ रहा है ना। इस तरह के सबको थोड़ा थोड़ा फायदा भी हो रहा है, और जो पैसे इकट्ठे ले रहा है उसको नुकसान भी हो रहा है। तो सही भी है, जायज भी है। भाई जो बंदा पैसे लगा रहा है वो क्या चाहता है? मुझे कुछ प्रॉफिट मिले, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिला। और जो बंदा पैसे इकट्ठे ले रहा है उसको कुछ थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है, ये भी जायज है। भाई थोड़ा सा इंटरेस्ट तो बनता है, लेकिन नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि बहुत कम है। ऐसे ही करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब आखिरी बंदा आएगा। अब आखिरी बंदा जो आएगा ना, उसको पूरे कितने पैसे मिलेंगे? 20,000 रुपए पूरे के पूरे मिलेंगे, क्योंकि उससे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। बात समझ में आती है? क्लियर? हाँ जी बताओ भाई नकुल, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। मैं क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी क्लियर है? Yes, sir. जो कमेटी पड़ती है ना, जो घरों में कमेटी डालती है लेडीज, वो ऐसे ही डालती है। यही पैटर्न होता है बिल्कुल सेम जो मैंने आपको बताया। उसमें दो तरीके होता है, या तो ये वाला कि पर्ची डलेगी, किसी ना किसी बंदे को पूरे 20,000 रुपए मिल जाएंगे। कोई ना कोई मेंबर ऐसा होगा जिसको पूरे 20,000 मिल जाएंगे, खत्म। ठीक है, उसको हर महीने देने कितने? 1000। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, यानी कि बिना इंटरेस्ट के पैसा मिल रहा है एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट होता है जो सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों तरीकों को क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? एनी डाउट? तो सबसे पहली बात कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक्स, जो कि सभी एग्रीकल्चर पर्पज के पैसा देते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। लेकिन कई जगहों पर बैंकिंग फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, ऐसी जगहों पे रीजनल रूरल बैंक्स काम करते हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा बंदे नहीं बैठते, एक दो जने ही बैठते, तो उसी से काम चल जाता है। ठीक है, तीसरी होती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। जो कोऑपरेटिव होता है, कुछ लोग मिलकर इस सोसाइटी को चलाते हैं। वो गाँव के भी हो सकते हैं, गाँव से बाहर के भी हो सकते हैं, और वो लोगों की मदद करते हैं एक तरीके से। ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसके अंदर भी। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो उसी गांव के ही लोग होते हैं और आपस में मिलजुल कर ही पैसा जुटा देते हैं। अच्छा, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को पैसा कहाँ से आता है? या तो इन लोगों का आपस का पैसा होता है, सबसे पहली बात। लेकिन अगर इनको कभी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ ही जाती है तो ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, और बैंक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन देता भी है, क्योंकि वो मान के चलता है कि ये लोग आपस में पैसा एडजस्ट कर लेंगे और ये पैसा अरेंज कर मुझे वापस भी कर देंगे। क्लियर होती बात? हाँ जी, ठीक है, कोई डाउट? अब देखो फॉर्मल सोर्स जो हमने ऊपर बताया ना, उन्हीं सबको नीचे बता रखा है। फॉर्मल सोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रीजनल रूरल बैंक्स है, नबार्ड है, और फॉर्मल सोर्सेज। क्लियर होती बात? और जो हमारा वो जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो हमारे इनफॉर्मल सोर्सेज है। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? आप सबको अच्छी तरह से पता है कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। द RBI has instructed banks to make short term, medium term and long term loans available to farmers. ये RBI की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अगर कभी पैसा डूब भी जाता है ना इन सबके पास, तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, नहीं तो फिर किसान बेचारे तो मर ही जाएंगे ना, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको लोन देती है। किसान क्रेडिट कार्ड्स आर गिवन टू फार्मर। अच्छा, किसानों को ना, जैसे मानो हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है, भाई आप इतनी लिमिट तक का लोन ले सकते हो, ऐसे ही किसानों को भी मिलता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो they can get that short term loans or long term loans on the basis of these cards. ठीक है,
इट इज डिफिकल्ट फॉर पुअर फार्मर्स टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, क्योंकि लोन लेना बैंकों के लिए किसानों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए उनको क्रेडिट कार्ड इशू कराया जाता है. ब्रांचेस ऑफ बैंक्स आर नॉट देयर इन मेनी ब्रांचेस. कई बैंक विलेजेस में हमारे पास ब्रांचेस ही नहीं होती. द बैंक्स डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी. द पुअर फार्मर डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी. द बैंक डू नॉट कंसीडर पुअर फार्मर क्रेडिट वर्थिंग. बैंक कभी भी क्रेडिट वर्थी पुअर को ट्रीट नहीं करता है. वो यही मान के चलता है पैसा डुबो देंगे इसलिए इनको लोन देना बेकार है. तो जनरली हमारी आरबीआई के थ्रू रिस्ट्रिक्शन तो है, बट बैंक्स देते नहीं है, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट में नजर आता है वो उस पैसे को. देखो सिंपल सी बात है, बैंक देने को तैयार है, आरबीआई उनको कह भी रहा दे दो, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, फंडा है. आप खुद सोच के देखो, बैंक किस लिए चले जाते हैं, प्रॉफिट के लिए या बट्टे खाते के लिए, नुकसान उठाने के लिए? बताओ, बैंक का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है ना. यस तो सर. कोई भी बैंक बिना प्रॉफिट के क्यों चलेगा? वो कहेगा मैं इनको लोन देने के बजाय किसी और का ना, तो ज्यादा मुझे कोई प्रॉफिट तो आए, क्योंकि मुझे शेयर होल्डर को भी तो जवाब देना है. ठीक है, तो इसीलिए कमर्शियल बैंक जनरली लोगों को लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं होते, या फिर ब्रांच ही नहीं खोलते उस जगह पर जहां पर गांव होते हैं. क्लियर होती बात? देन आती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अब पहले हमने बैंक्स के बारे में बताया, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं. Cooperative societies give loan to the farmers at reasonable rate of interest. They do not demand any collateral security. They supply HYV seeds and fertilizer to farmers. They educate farmers about the new methods of farming. ठीक है. अब बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करी, ध्यान से सुनो. ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी गांव के रहने वाले लोगों की बनाई गई, या कुछ बाहर के लोग भी आके बनाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ये लोग क्या करते हैं, हमारा कोई बंदा आया, कह रहे हैं मुझे लोन की जरूरत है, मुझे क्या करना है? बोला मुझे बीज खरीदना. बोला बीज हम देंगे. तू बता कितने के बीज खरीदता है? बोला इतने खरीदता हूँ. बोला सस्ते में देंगे. और बोल ठीक है, तेरे को पैसे नहीं दो, पैसे मैं बाद में दे दियो, धीरे धीरे कर करके तेरे नाम पे इतने पैसे चढ़ जाएंगे तो मैं देता रही हूँ. ठीक है, लेकिन अब वो पैसा दे रहा है तो बहुत सारे लोग पैसा दे रहे होंगे, उन्हीं का पैसा जुड़ता रहे, तो उसी में से उनको चीजें ला के दे देते हैं. थोड़ा सा मार्जिन रख देते ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का खर्चा निकलता रहे. जेब से तो कोई भी नहीं चला सकता ना, तो थोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो खर्चे होते हैं वो इनके इंटरेस्ट वगैरह से निकल जाते हैं, और बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ताकि सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के खर्चे निकल सके. क्लियर होती बात? और ये फार्मर को यस सर. नए नए तरीके भी सिखाते हैं कि भाई तुम्हें इस तरीके फार्मिंग करो, तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारी फसल अच्छी होगी, ताकि तुम हमारा पैसा भी टाइम पे दे पाओगे, तुम्हारा घर भी अच्छे चल पाएगा. और नए नए मेथड बताते थे फार्मिंग के भी. इसके अलावा बाकी तरीके बताते हैं जिससे लोगों को बेनिफिट होता रहे. यानी कि जैसे वो खाली बैठे हो तो उस समय पर क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी इनकम का सोर्स बढ़ा सकते हैं, कैसे उनके घर के बीवी बच्चे वगैरह भी कुछ काम कर सकते हैं जिससे उनकी इनकम का सोर्स बन जाए. तो इस तरीके के बहुत सारे तरीके कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोगों को बताते हैं. क्लियर होती बात बेटा? यस सर. ओके. देन आता है रीजनल रूरल बैंक्स. ये जो होते हैं वहां काम करते हैं जहाँ बैंक्स नहीं होते, है ना. तो दे आर सेट अप जॉइंटली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल. इनको चलाया किसके थ्रू जाता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चलाती है. ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो और जगह जा नहीं सकती, तो स्टेट गवर्नमेंट इनको बताती है भाई हमें इस जगह पे जरूरत है, वहां पे बनाया जाता है. लेकिन अब इसी के अंदर सारी सबसे धांधली यही चलती है कि जो मिनिस्टर होते हैं बहुत सा पैसा खा जाते हैं इन सब चीजों. ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. हम मानेंगे हमारे देश के लोग बहुत अच्छे, दे आर वेरी जेन्युइन. ठीक है, तो दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू फार्मर्स एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. दे आर सेट अप इन विलेज एरियाज. क्लियर? हाँ जी राजी, क्लियर? अब आ गया नबार्ड. नबार्ड मैंने आपको बताया था क्या है. ये बिल्कुल आरबीआई की तरह है, बट ये सिर्फ सारे बैंक्स को कंसीडर करता है, सिर्फ रूरल क्रेडिट से रिलेट करता है. नबार्ड कब बनाया गया था, इसकी डेट याद कर लो. नबार्ड बनाया गया था 1982 में. ठीक है, नबार्ड वाज सेट अप इन 1982. नाम भी पढ़ लो उसका, याद करो. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. क्लियर? नबार्ड वाज सेट अप इन 1982. द इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड क्रेडिट टू विलेज पीपल गेट सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम नबार्ड. जो इंस्टीट्यूशन उधार देते हैं उनको सपोर्ट कौन देता है? नबार्ड. बिल्कुल आरबीआई की तरह होता है. ठीक है, इट गिव्स लोन्स टू इंस्टीट्यूशन. ये देता है इंस्टीट्यूशन को पैसा. ये किसको देता है पैसा? जैसे बैंकों को पैसा कहाँ से मिलता है? आरबीआई से मिलता है ना. ऐसे इसको पैसा कौन देगा? इंस्टीट्यूशन को पैसा कौन दे रहा है? नबार्ड. किस चीज के लिए दे रहा है? कि कौन कौन से एरिया में कितने किसानों को पैसा दे रहे हैं. इट गिव्स ट्रेनिंग टू द पीपल इन्वॉल्वड इन द क्रेडिट डिलीवरी. जो उधार दे रहे हैं ये उन लोगों को ट्रेन करता है कैसे लोन दिया जाना है, किस बंदे को कितना लोन दिया जाना है, क्या बेसिस रहेंगे, किस बेस पे आप लोन प्रोवाइड
सब बातें उनको बताई जाती है। और जो भी प्रोजेक्ट आता है इनके पास, जैसे किसी किसान ने आ गया कि मुझे जी ये करना है, तो पहले उसको एनालाइज करेगा कि इसको पैसा कितना देना चाहिए, बनता भी या नहीं बनता। इन सब चीजों को एनालाइज करने का काम किसका होता है? नाबार्ड का होता है। क्लियर होती बात बेटा? यस सर। नेक्स्ट, अब आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, चलो। इट इज ए विलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 10 to 20 वीमेन। जैसे मैंने भी आपको बताया था, तो 20 औरतें मिल गई, जैसे देखो सामने बैठी हुई नजर आ रही है, यस सर। औरतें मिल गई, और जैसे मैंने बताया पैसे दिए थे, बिल्कुल वैसे ही पैसा दिया जाता है। ये जेन्युइन यही सेल्स होता है जो मैंने आपको बताया तरीका। ठीक है, अब इसके खास बात क्या होती है, ज्यादातर तो साड़ी सेम पहनती है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो 4-5 जो है इसके अंदर मेन लेडीज है, बाकी सब हमारी गाँव की लेडीज है जो काम करती है, सबके अंदर मिलकर पैसा जोड़ती है। ठीक है, मजाक कर रहा था मैं, सेम साड़ी वाली, क्योंकि सबने साड़ी सेम डाल रखी है, मैं इसे देख के हैरान हो रहा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे किसी कहीं से काम करके आ रही है, जबकि गाँव की लेडीज सेम साड़ी कैसे पहन सकती। यू कैन अंडरस्टैंड। It is a village-based organization consisting of 10 to 20 women. Each member contributes a small amount. Members get loan from the group. The SHG can get loan from the banks. इनको बैंक से भी लोन मिल जाता है, मैंने बताया था अभी आपको। SHG helps women to find self-employment. ये औरतों को देखो सभी तरीके से, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, ये सभी लेडीज को हेल्प करती है कैसे उनको काम करना चाहिए। क्लियर होती बात? हाँ जी, डन। यस सर। Then comes achievement of rural credit in India. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या रूरल क्रेडिट जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा? आपके हिसाब से कितना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता होगा फार्मर्स को, अंदाजन कितने %? तुक्का मारो, बताओ कितने % क्रेडिट इनको रूरल एरिया में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता होगा? आइडिया? सर 15%। 15%? हाँ जी, मैं मारो तुक्का। सर शायद से कम मिलता है, शायद से 10%। 6% जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट चलता है। 94% आज भी इन लोगों को जो उधार मिलता है ना, पैसा जो मिलता है, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है। 6% ओनली। क्लियर? अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग थोड़े पढ़े लिखे हो रहे हैं, थोड़ा सा मोबाइल का यूज होने पड़ा है पिछले 4-5 सालों में। डाटा अभी तक कलेक्टेड नहीं है, बट 2015-16 तक ऐसा ही था। 94% क्रेडिट जो आता है रूरल एरिया में, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से आता है। क्लियर? फेलियर ऑफ रूरल क्रेडिट सिस्टम। अच्छा, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, सॉरी। फार्मर्स कुड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। क्यों मिलता है भाई रूरल क्रेडिट की अचीवमेंट क्या है? फेमिन्स कुड बी अवॉइडेड। फेमाइन्स कुड बी अवॉइडेड मतलब सूखा पड़ गया तो उसको अवॉइड करा जा सकता है। स्मॉल स्केल यूनिट्स आ सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है। ये सब हमें फायदे बता रहे हैं, बट है क्या रियल? देखो, फेलियर ऑफ रूरल क्रेडिट सिस्टम। फेलियर टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। लोगों को आदत ही नहीं है पैसा सेव करने की। उनके पास जरा सा पैसा आता है, एक्स्ट्रा आ गया, दारू पियो, खत्म। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन इज नॉट इफेक्टिव। लोन वापस ही नहीं मिल पाता दिया हुआ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट। द माइक्रो क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी saves villager from the exploitation of money lenders. It helps villager to start micro units, production units, and earn additional income. SHGs encourage saving habit among the village people. ये गांव के लोगों को जोड़ने की आदत डाल, ये तरीका फिर भी सही है और ये काफी तक सक्सेसफुल भी है। ठीक है, लेकिन बैंकों से मिला हुआ पैसा ये लोग वापस नहीं करते जनरली। They also contribute toward women empowerment. ये लेडीज के लिए ज्यादातर बनाए जाते हैं ग्रुप्स, जेंट्स इसमें इन्वॉल्व कम होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द विलेज पीपल टू गेट क्रेडिट फ्रॉम द फार्मर, क्योंकि हमारा मानना है लेडीज जो होती है पैसे देने में थोड़ी ईमानदार ज्यादा होती है, और खास है गांव साइड, शहर की नहीं बात करोगे। ठीक है, गांव की लेडीज कंपैरेटिवली ईमानदार होती है, पैसे दे देती है। शहर की लेडीज तो पक्की झूठी होती है, बेईमान होती है। ठीक है, वो बचपन से ही सीख जाती है झूठ बोलना। ठीक है दिव्यांशी? दिव्यांशी कहेगी बेटा हर बात में मुझे घेर घेर के जाते हैं सर, खूब कोसती होगी दिव्यांशी आजकल मेरे को। ठीक है ना दिव्यांशी?
मेरी बार बार जीप कटती रहती है आजकल इस चक्कर में। हाँ जी, बैंक्स डू नॉट कंसीडर पुअर पीपल क्रेडिट वर्दी। बैंक्स की प्रॉब्लम सुनो बेटा। इट इज डिफिकल्ट। दिव्यांशी कितने हो गए बेटा पेजेस अभी मैथ्स के? सर अभी तो बचे हैं। बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? सर भी देख के बताती हूँ। Banks demand collateral security. Most of the villagers do not have the collateral security. Banks do not consider poor people creditworthy. They are not interested in giving loan to poor people. Bank branches are not found in many villages. Bank demands several documents. Poor people will not be able to arrange these documents. तो ये सब बातें ना हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ी थी जब कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ रहे थे, रिमेम्बर? यही सब कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है, कमर्शियल बैंक के अंदर। तो सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे और वही बात दोबारा लिखी हुई है। आई थिंक वेस्ट ऑफ स्पेस। ओके, ये हो गया हमारा। अब आ गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हाँ जी बताओ राजे, यहाँ तक अभी तक कोई डाउट आ रहा है महक आपको? नो सर। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको परसों एक काम और दिया था, इफ यू रिमेम्बर। मैंने आपको कहा था, मैंने नोट्स डाल दिए, शॉर्ट नोट्स, समरी डाली थी, उसको रीड किया था आप लोगों ने? सर आधी कर पाया, पूरी नहीं कर पाया। हाँ जी महक आप बताओ बेटा। सर वो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बोली थी ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोली थी, रूरल डेवलपमेंट नहीं डाला? रूरल डेवलपमेंट। आई थिंक मैंने रूरल डेवलपमेंट डाला था शायद उसे। रूरल डेवलपमेंट के तो बेटा सर नोट्स। रूरल तो डाला है। हाँ सर आपने सस्टेनेबल बोली थी शायद। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, लग रहा होगा आपको। मैंने रूरल डेवलपमेंट ही बोला था। मैंने कहा था चैप्टर ये बात चल रहा है ना, अब इसको पढ़ के आना, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर आपने रीड नहीं करा तो अब रीड कर लेना, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से पढ़ोगे ना तो आपको कंपैरेटिवली बेटर पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है? थोड़ा सा लिखा हुआ 2 पेज का चैप्टर, मैंने हर पेज को है ना शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर रखा है, और ये 2 पेज के शॉर्ट नोट्स ऐसे रहेंगे, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। ओके सर। वेट करो, मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ। इसमें ना आपको कई कई ऐसी चीजें भी नजर आएंगी जो आपको वैसे बताई नहीं जा रही, जैसे भी पीपीटी जो हम पढ़ा रहे उसमें कई चीजें इसके ना कवर्ड नहीं है, जो आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म लोन्स किसे कहते हैं, वो बता रखा है यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म नोट जो होते हैं वो हमारे 15 महीने तक के लोन को हम शॉर्ट टर्म नोट कहते हैं। फिर वही लिखा हुआ। मीडियम टर्म होते हैं 15 महीने से 5 साल, और 5 साल से 20 साल तक को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म। फिर एक सेकंड का बेटा टाइम दोगे, 1 मिनट जरा वेट करो, ओके? कोरोना के बाद में हाँ जी बेटा, सॉरी। आई थिंक बेटा 2 साल या 3 साल होती है, हैं? अरे नहीं हुए बेटा, कार्ड दिखाओ ना। तो कार्ड के बिना तो करेगा भी नहीं वो। अरे यार तुम्हारे पास कार्ड होगा, 3 साल के अंदर बैटरी चेंज हो जाती है।
कोरोना के बाद करवाई है तुमने, जब कोरोना में खड़ी रही स्कूटी काफी टाइम, तो उसके वो खराब हो गए थे, तो तुमने कहा जी इसकी स्पार्क बैटरी प्लग खराब हो गए थे, उससे स्पार्क प्लग चेंज करवाए थे सारे। बैटरी भी चेंज करवाई, बैटरी नहीं चेंज पता नहीं। चलो नीड फॉर रूरल क्रेडिट, ठीक है। आप एक बार बेटा यहाँ से गो थ्रू कर लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ने में। डन। अभी अपन वहीं पे चलते हैं जो हम पढ़ रहे थे, ये आ गया हमारा ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब बेटा मैंने आपको परसों भी बताया था, मेन प्रॉब्लम हमारी यही हर जगह पे प्रॉब्लम है किसानों के लिए। पहली बात, पानी नहीं है, बीज नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी पुरानी चल रही है, पैसा नहीं है, फसल उग भी गई तो बेचने के लिए मार्केट नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज ए प्रोसेस। क्या करना होता है हमें? पहले प्रोडक्ट को असेंबल करना होता है। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, देखो आप कोई भी प्रोडक्ट उगाते हो तो आपको अगर मार्केट में बेचने जाए तो फसल की क्वालिटी तो देखी जाएगी ना, कौन सी क्वालिटी का गेहूं है। अब जैसे मध्य प्रदेश का जो गेहूं होता है सबसे महंगा बिकता है, क्यों? क्योंकि एमपी का गेहूं है, उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है। अब एमपी में भी ऐसा हो ना, एमपी का हो गया तो बढ़िया ही हो गया, कई एरिया ऐसे जहाँ की क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो क्वालिटी, जिसका एक काम होता है ना वो देख के बता देगा उसकी क्या क्वालिटी। 50 तरह से ऊपर का चावल आता है, जब देखते हैं बासमती चावल, अब बासमती चावल 50 तरह का चावल आता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, कैसे होता है? पहले असेंबलिंग, इकट्ठा करना, उसको फिर ग्रेड करना कि कौन सी ग्रेड का चावल, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसकी पैकेजिंग करना, स्टोरिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, कितने सारे प्रोसेसेस है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब किसी भी एक जगह पे अगर प्रॉब्लम आ गई तो समझो हमारी प्रोडक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेस करना, पैकेज करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। अब क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स व्हाइल मार्केटिंग देयर गुड्स। ट्रेडर्स चीट फार्मर बाय डूइंग wrong way and manipulation of accounts. Farmers generally do not know the price in the markets, so trader pay very low prices. Farmers do not have a proper storage facility. Farmers के पास storage facility नहीं होती तो इसे खराब हो जाती चीजें. Most of the village do not have good roads. There are many middlemen between the farmer and the consumer, so farmer gets low prices. मैंने बताया ना बेटा, उस दिन भी आपको बताई थी, मार्केटिंग करने जो भी बंदा होगा, आप ही होते तो आप क्या करते? आप क्या चाहोगे? किसान से कम रेट पे चीज मिले, ज्यादा से ज्यादा बिक जाए, और बहुत सारे मिडल मैन है बीच में। खेतों से चला, मानो मैं ही हूं, मैं बड़ा क्या कोशिश करूंगा, मैं अगर मानो बिजनेस शुरू करना, मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं किसान के पास खुद ही चला जाऊं, उसको बोलो भैया तू जैसे होगा मुझे दे दे, फिर मैं यहाँ पे आके महंगे में बेच दूं। अब मैं जाके महंगे में किसको बेचूंगा? मंडी में। अब मंडी से जाके किसमें बिकेगा? पहले होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर कस्टमर के पास जाएगा। हर कोई क्या चाहता है? मार्जिन बढ़िया चाहता है, इसीलिए हमें हर चीज महंगी मिलती है, ठीक है। ओके, देयर आर मेनी मिडलमैन बिटवीन द फार्मर एंड द कंज्यूमर, तो फार्मर गेट्स लो प्राइसेस। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द एग्रीकल्चर मार्केट। गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी मार्केट बनाई है जो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट की जाती है, उसमें गवर्नमेंट के बंदे बैठे हुए होते हैं और वो किसानों को सही रेट देते हैं। इवन फसल उगाने से पहले ही उनको एक प्राइस दे दिया तो तुम्हें इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, तो कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी कहते हैं हम उसको शॉर्ट फॉर्म, एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। The government has established regulated markets in the different parts of the country. The sale and purchase of goods in these markets are controlled by market committee consisting of representative government, farmers and trader. तीन जने मिलके बैठते हैं वहां पे, कौन? गवर्नमेंट, फार्मर और ट्रेडर, ठीक है। इसी हमने डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट किया हुआ है। मैं कुछ एक बार रीड कर दे बेटा इसको। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने पढ़ दिया बेटा। रेगुलेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट regulated market. The government has established regulated markets in different parts of the country. Second, the sale and purchase of goods in these markets are controlled by a market committee consisting of
consisting of representatives of government, farmers and traders. ये सेकंड Second. पॉइंट नहीं, फर्स्ट का ही पार्ट है, दो हिस्सों में लिखा होगा उसको, ठीक है। अब Okay. सेकंड पॉइंट आ रहा है, Development of infrastructural facilities. The government has taken steps to construct roads, warehouses, cold storage and processing units to help farmers to market their goods. Third, cooperative agricultural marketing societies. The cooperative societies of farmers may collect the products and profitably market them in towns and cities. Fourth, farmers market. In some states like Tamil Nadu, the government established the farmers market. The farmers can bring the product directly to these markets and sell to consumers. Middlemen can be avoided. ओके फाइन, डन। बस आज आपको इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको चैप्टर को खत्म करेंगे, देखते हैं रह कितना रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ओके डन। आप लोग फिर भी एक बार घर से इसको पढ़ के आना चैप्टर को, फिर करते हैं हम इसके आगे, डन। ओके मैं, ओके सर। ठीक है, ओके। अभी रुको जरा, वो आ रहे हैं, तो इको की क्लास को, बीएस की अकाउंट्स की क्लास अभी देखते हैं, 2 मिनट वेट करो।